नमस्ते और हेलो, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। अब इस वीडियो के हम पार्ट 2 में आ चुके हैं, जहाँ पे हम यूरोप के लिए क्या फसलें थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो पे चलते हैं। ठीक है, तो हमें पता था कि जब विदेशी या जो अंग्रेज थे, जब वे भारत में आए थे तो वे व्यापार करने के लिए आए थे, और उस समय उन्होंने व्यापार शुरू किया था सूती का कपड़ा और सिल्क का कपड़ा यानी रेशम, उन दोनों से उन्होंने शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कैसे मद्रास में अलग अलग शहरों में भी अलग अलग जो प्रधान थे भारत में, वहां पे भी वे अलग चीजें उगा सकते थे, पैदा कर सकते थे, किस लिए? अपने फायदे के लिए। और अपना फायदा उन्होंने कैसे निकाला? इन चीजों को उगा के यानी कि ग्रो करके उसको सस्ते दामों में किसानों से खरीदना और महंगे दाम में विदेश या यूरोप में बेचना। तो क्या थी वो चीजें? बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेज अफीम और नील यानी इंडिगो, ओपियम और इंडिगो, ये दोनों उन्होंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में उन्होंने पैदा करवाया इन चीजों को, और इनकी खेती बहुत ही विस्तार में हुई। और इन खेती के विस्तार में होने के बाद उन्होंने कोशिश की कि वे बाहरी यूरोपियन देशों में बेच सके। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों की फसलों की खेती के लिए वो फैलाने का तरीका अपना लिया था। ठीक है, क्या किया उन्होंने? यहाँ पे सस्ते में किया और वहां पे महंगे में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब नील का जो इतिहास है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भारत एक समय में दुनिया में नील का सबसे बड़ा सप्लायर था। ठीक है, अब इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादन जो कपड़ा उत्पादक थे, कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय रेल का इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे दो चित्र हैं, मान लो इस चित्र को 5 बोलते हैं और 6 बोलते हैं। जो पांचवा चित्र है, ये आंध्र प्रदेश में एक कलमकरी नाम की छपाई की जाती है। और ये जो है, जो हमारा दूसरी तरफ है, ये ब्रिटेन के एक बहुत प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे, विलियम मॉरिस। उन्होंने ये जो प्रिंटिंग है वहां पे इन्होंने यूरोप में करी। अब क्या आप इन दोनों के बीच में एक चीज देख सकते हैं? छपाई में थोड़ी बहुत समानता है, फिर भी अलग है, लेकिन नीले रंग का जो इस्तेमाल है, ठीक है, जो नीला रंग का इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा किया गया। ठीक है, गहरा नीला, हल्का नीला और नीला बेसिकली जो रंग है उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी विदेश में भी और इन यूरोपियन देशों में कि इस्तेमाल उन्होंने बहुत ज्यादा ये शुरू कर चुके थे। ठीक है, अब हम इस स्लाइड में देखेंगे, जैसे आप स्लाइड का टाइटल देख सकते हैं, वो कह रहा है कि भारतीय नील में मांग इतनी क्यों बढ़ी। हमें पता है इतिहास में कि इंडिगो यानी कि जो नील है उसमें बहुत ज्यादा उसका मांग बढ़ा गया था और बहुत ज्यादा किसानों को बुरी तरीके से ट्रीट भी करा गया था कि, और एक्सप्लॉइट करके उनसे ये सारी चीजें बनाने की कोशिश करी गई थी और उगाने की कोशिश की गई थी। अब क्यों किया ऐसा? पहला रीजन ये था कि उष्णकटिबंधीय यानी कि टेम्परेट रीजन में भारत पहुंचता है। अब जब इंडिगो का जो नील रंग है, जो नील का पौधा है, उसको ग्रो होने के लिए या उसको पैदा होने के लिए एक ऐसे मौसम की आवश्यकता है जो गर्म हो, और वो बिल्कुल इंडिया में बिल्कुल फिट बैठता था। ये चीज हमारे विदेशी जो ब्रिटेन और यूरोप में की जो एरियाज है वो बहुत ठंडी जगह है, तो वहां पे इंडिगो को ग्रो करना, नील को ग्रो करना, पैदा करना बहुत ही ज्यादा कठिन था। तो ये पहली रीजन थी। ठीक है, अब उस समय भारतीय नील की वैसे तो शुरुआत में बहुत थोड़ी मांग थी, क्योंकि यूरोपीय बाजारों में पहुंचने पहुंचने तक वे महंगा डील हो जाता था, तो उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती। ठीक है, इसलिए तो यूरोपीय कंपनियों ने क्या करा कि वहां पे बैंगनी रंग और नीले रंग के इस्तेमाल के लिए, जब उनको वो ये रंग चाहिए होते थे, तो एक बोर्ड, ठीक है, वोड नामक एक पौधा था, उस पे निर्भर रहते थे। बट जब उन्हें पता लगा कि भारत में यदि हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में उगाने लगे और पैदा करने लगे और यहाँ से उसका व्यापार करें तो और सारे विदेशी देशों में,
तो उनके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता नजर आ गया। दूसरी चीज ये है कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग शुरू हो चुका था। ठीक है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा मशीन, फैक्ट्री, इन सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा था। बल इस्तेमाल कम हो रहा था, हाथों का इस्तेमाल कम हो रहा था, और सडनली हम बहुत ही एक मशीनों की तरफ, फैक्ट्रियों का बनना, ये सब चीजों का एक अलग युग शुरू हो चुका था, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं या औद्योगिकरण भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, वेस्ट इंडीज और अमेरिका के में मिलने वाले जो अपूर्त अनेक कारणों से बंद हो गए थे। तो वहां पे जो उनका ट्रेड था वो बंद हो चुका था कुछ कारणों की वजह से, जिसकी वजह से भारत में सडनली जो नील की मांग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब जैसे ही पता लगा कि नील का उत्पादन करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो ब्रिटेन जो कंपनी थी अपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपना सारा ध्यान इस कार्य पे लगा दिया और बंगाल में उन्होंने अपना सबसे पहला प्लांटेशन भी खोल दिया था। 1778 में ब्रिटिश द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। ठीक है, अब जैसे ही 1810 हुआ, वे ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था, 95%, जो एक बहुत बहुत बड़ा जंप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, 60% का जंप है। तो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको व्यापार दिखा और उनको दिखा कि वे बहुत पैसे कमा सकते हैं। इसी चीज को समय जैसे जैसे बीता, तो उनके साथ साथ कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी थे, वे नील के कारोबार में अपना ध्यान देने लग गए। ठीक है, और वो अपना नौकरी छोड़ के नील के कारोबार में लग गए, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया दिख गया था ये। ठीक है, भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड एक देश है, भारी मुनाफे में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे जो अमीर लोग थे वे भारत में आने लगे। और क्यों? वे नील की पैदावार के लिए उन्होंने अपना पूरा खेती बाड़ी, पैसा, सब कुछ प्लांटेशन और सेटअप करने के लिए वे तैयार हो चुके थे। आगे देखते हैं। अब नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। पहला था निज तरीका और दूसरा था रैयती तरीका। तो ये आ गया आपका पहला निज और दूसरा था रैयती तरीका। अब निज और रैयती तरीका क्या होता है वो हम देखेंगे। तो निज तरीका जो होता है, निज तरीके में सब कुछ जो भी कार्य करना है किसान को, जैसे कि बीज बोना, उसमें पानी डालना, और फिर अंत में सारे कार्य, जो भी कार्य होते हैं वो सब अपने निजी जमीन में करेंगे। ठीक है, वे अपने ही जमीन पे करेंगे, किसी और के जमीन पे नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वे किसी से जमीन भाड़े पे ले लेंगे, लेकिन वे अपने ही जमीन पे करेंगे और खुद से करेंगे। ठीक है, रैयती एक दूसरा सिस्टम है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने निज देख लिया क्या होता है। अब निज तरीके की भी कुछ समस्याएं होती थी। क्या थी वे समस्या? निज खेती की ये समस्या थी कि जो नील की खेती थी वो केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती। तो यदि किसी किसान के पास उपजाऊ जमीन नहीं है, या वो बहुत फर्टाइल और बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो खेती करना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, बागानों में नील की खेती करने के लिए बागवानों को बड़े बड़े प्लॉट्स या भूखंडों की जरूरत थी। तो उनके जो प्लॉट और जो जमीन थे वो बहुत ही बड़े होने चाहिए थे। ठीक है, छोटे छोटे प्लॉट में मुश्किल था, वो बिल्कुल आसान नहीं था। तो ये एक और समस्या थी। तीसरी समस्या ये थी कि बड़ी संख्या में मजदूरों और उपकरणों की आवश्यकता थी, जो एक गरीब किसान के लिए खुद से करना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैयती सिस्टम, यानी कि रैयतों की जमीन पर नील की खेती। तो ये कैसे होती थी? तो जो रैयती व्यवस्था थी उसके तहत बागान मालिक रैयतों को नील की खेती के लिए कम से कम 25% भूमि का उपयोग करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे और एक समझौता रखते थे। या तो कॉन्ट्रैक्ट करते थे जिसको हम अनुबंध कहते हैं, या एक समझौता यानी कि सट्टा पर हस्ताक्षर कराने के लिए बाध्य कर देते थे। तो
फिर ये तरीके में क्या था कि यदि उन्हें पता है कि एक अच्छा ग्रो आएगा और उनको पता है कि उत्पादन इंडिगो का या नील का अच्छा होगा, तो वे सट्टा लगाते थे या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे जिसमें 25% भूमि जो थी उनकी उनके हाथ में आ जाती थी। तो फिर ये भी एक बहुत ही दिक्कत वाली और बहुत ही कठिन डिसीजन हो जाता था इनके लिए कि कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, तो नील की रहती खेतों में भी जब समस्याएं आई, समस्या क्या थी? बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। ठीक है, सबसे बढ़िया खेतों में। अब ये तो असंभव था। अगर वह सबसे बढ़िया खेती में वो यूजली खाने पीने के सामान यानी कि चावल और अ, गेहूं को ग्रो करते थे। लेकिन जो ये बड़े बड़े किसानों को फोर्स किया जाता था कि वे अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की उत्पादन करें या उनकी खेती करें। नील मिट्टी से सारी ताकत खींच लेती थी और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल एक स्टेप हो गया था, क्योंकि नील की खेती में वो क्या बोलते हैं, मिट्टी से सारे न्यूट्रिशन सारी ताकत खींच लेती थी। इतना खराब हो जाता था मिट्टी का हालत कि दोबारा किसी और फल या किसी सब्जी को ग्रो करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। नील की कम कीमत होने के कारण कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था, क्योंकि नील की कीमत इतनी कम थी, उनसे बहुत सस्ते दामों में लिया जाता था, कर्जा खत्म ही नहीं होता था और वो चीज गोल 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 चलती रहती थी और वो एक डेड ट्रैप में फंस जाते थे, एक कर्जे के ट्रैप में फंस जाते थे कि यहाँ जहाँ से निकलना बहुत असंभव हो जाता था एक गरीब किसान के लिए। ठीक है, अब इस आखिरी स्लाइड में हम नील की उत्पादन की जो प्रक्रिया थी, जब कटाई हो जाती थी नील की खेतों से, जब कटाई हो गई, तो जब नील का फाइनल उत्पादन की बात कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ें। तो अब हम देखते हैं कि ये एक नील का कारखाना है जिसको हम देख सकते हैं कि वो पानी के स्रोत के पास ही होता था। जब कटाई के बाद नील कारखाने में आती थी तो क्या होता था? तो नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों के फैक्ट्रियों में आता था और वहां पे बड़े बड़े कारखानों में हौद में रख दिया जाता था। ठीक है, पहुंचा दिया जाता था हौद में रख दिया गया है। अब रंग बनाने के लिए 3 से 4 स्टेप या कंडों के थ्रू उनको जाना पड़ता था कि कैसे वो केवल एक पौधे से रंग में बदलेंगे। 3 से 4 स्टेप होता था, प्रत्येक हौद का एक अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तों को तोड़कर पहले एक कुंड में पानी के साथ उसको डाल दिया जाता था, डुबा दिया जाता था। उसके बाद जब पौधे किण्वित हो गए हैं तो उसको बुलबुलों के साथ उबाला जाता था। ठीक है, अब जो सड़े हुए पत्ते थे उनको अलग कर दिया जाता था। जब सड़े हुए पत्तों को अलग कर दिया जाता था तो ऊपर की तरफ एक क्लियर लिक्विड जैसा बन जाता था और नीचे की तरफ जब हम उसको छानते थे तो नील का एक लेयर सा बन जाता था और हौद में नीचे जमा हो जाता था, ठीक नीचे। ठीक है, अब क्या होता था कि जो दूसरा हौद था उसमें एक लगातार जब हमने उसको अलग से ऊपर का लेयर हटा दिया, जो नीचे जो बच गया था उसको एक अलग हौद में डालते थे, उसमें पानी मिला के लगातार हिलाया जाता था। ठीक है, लगातार हिलाते 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 एक द्रव्य हरा रंग बनता था, फिर उस हरे रंग से वे नीले में बदल जाता था। ठीक है, नब हौद में चूने का पानी डाला जाता, माफ कीजिएगा, पानी नहीं, चूने का पानी डाला जाता था। तो धीरे धीरे जो नील की पपड़ी थी वे नीचे जमने लगी। अब जब वे नीचे जमने लगी, ऊपर एक सफेद द्रव्य सा बन गया था जिसको हम छानकर अलग कर देते थे और जो नीचे का लेयर था वो जमा हो जाता था और उसको अलग कर देते थे, वो नीले रंग का था और वही हमारा रंग होता था। और उसी चीज को अलग करके बिक्री के लिए तैयार किया जाता था। तो यहाँ पे जैसे आप इस पहले मनुष्य को देख रहे हैं, वो ही नीचे जमी हुई चीजों को निचोड़ कर और अलग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मोहर लगाया जा रहा है उस नील पे और उसके ब्लॉक्स बनाकर, जो आप तीसरे इंसान को यहाँ देख रहे हैं, उसको इकट्ठा करके टाइलों में बना के, बॉक्सों में बना के ले दिया जाता था, एक अलग खंड टुकड़ों में बनाकर बिक्री के लिए दे दिया जाता था। इसी प्रकार से नील तैयार हो जाती थी। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे वे पौधे से लेकर नील बिक्री तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो के बाद हम
नील के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और कैसे गांधी जी आए, और उसके बाद हम कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है, और आखिरी में चैप्टर को समाप्त करते हुए कुछ रिवीजन पॉइंट्स को दोहराएंगे ताकि हम हर चीज को अच्छे से याद कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, बाय बाय।